हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक कि ऑडिटर की रिपोर्ट कैसे बनती है, क्या क्या हेडिंग्स इंक्लूडेड होती है उस रिपोर्ट में, इन विच वी डिस्कस्ड टाइटल, एड्रेसी, ऑडिटर्स ओपिनियन एंड बेसिस फॉर ओपिनियन। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद गोइंग कंसर्न। तो जैसा कि गोइंग कंसर्न हमने ऑलरेडी कवर किया है चैप्टर 7 में, इसलिए यहाँ पे हम उतनी डिटेल में कवर नहीं करेंगे। यहाँ हम ये समझने वाले हैं कि एक्चुअल में गोइंग कंसर्न होता क्या है। एक्चुअली ये रिवाइज करने वाले हैं क्योंकि ये चैप्टर 7 में तो पढ़ेंगे, साथ में यहाँ ये पढ़ने वाले हैं कि हमें इसे कैसे शो करना है हमारी ऑडिट रिपोर्ट में। तो जहाँ भी गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल होता है वहाँ ऑडिटर रिपोर्ट करता है इन अकॉर्डेंस विद SA 570। अंडर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम इस असम्पशन के साथ प्रिपेयर करते हैं कि एंटिटी गोइंग कंसर्न की है, दैट इज़ कल को एंटिटी बंद नहीं हो जाएगी, वो कंटिन्यू करेगी अपने ऑपरेशंस। और इसीलिए जो हमारी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं यूजिंग गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जब तक मैनेजमेंट खुद ये इंटेंशन अपनी शो ना करे कि वो लिक्विडेट करना चाहती है अपना फर्म या सीज करना चाहती है ऑपरेशन, या वो किसी ऐसी सिचुएशन में जिसके लिए उनके पास कोई रियलिस्टिक अल्टरनेटिव नहीं बचता है, उन्हें बिजनेस बंद ही करना होगा। जब गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट होता है, दैट इज़ आप श्योर हो कि एंटिटी आगे अपने काम कंटिन्यू करने वाली है, अपने ऑपरेशन कंटिन्यू करने वाली है, तो आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कुछ इस प्रकार रिकॉर्ड करोगे जिसमें आप ये बताओगे कि एंटिटी कल को अपने एसेट्स रियलाइज़ कर सकती है और अपनी लाइबिलिटीज़ डिस्चार्ज कर सकती है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। दैट इज़ आप ये बोल रहे हो कि अगर मैं ट्रेडिंग का काम कर रही हूँ मान लो, तो मैंने आज कुछ गुड्स सेल किए, तो कल को मैं इतना प्रॉफिट अर्न करूँगी कि मेरे जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें मैं डिस्चार्ज कर सकती हूँ और जो भी मेरे एसेट्स हैं ना उनको मैं यूज़ कर सकती हूँ, उनको मैं रियलाइज़ कर सकती हूँ अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। एंड फॉर गोइंग कंसर्न, ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ता है कि क्या सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुए हैं रिगार्डिंग एंड शेल कंक्लूड ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट्स यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस। आपको सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने हैं कि अगर मैनेजमेंट बोल रही है कि वो फर्म गोइंग कंसर्न बेसिस को फॉलो करती है, वो अप्रोप्रिएट है उन सर्कमस्टांसेस में, तो एक्चुअली में वो है या नहीं। अब जो भी ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन किया है उसके बेसिस पे ये कंक्लूड करो कि क्या ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशंस जो इंडिविजुअली या कलेक्टिवली कास्ट कर सकते हैं सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। मटेरियल अनसर्टेनिटी मतलब इस लेवल की अनसर्टेनिटी जिसके लिए तुम कह नहीं सकते कि ये चीज़ होगी ही होगी, बट अगर ये हो गई तो ये बिज़नेस को अफेक्ट बहुत ज़्यादा करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब कोविड आया था, कोविड डायरेक्ट इंडिया में तो नहीं आया, पहले दूसरे कंट्री में देखने को मिला था। तब इंडियंस ये सोच रहे थे ना, ये अनुमान लगा रहे थे कि हो सकता है कल को इंडिया में भी आ जाए। अब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है मटेरियल अनसर्टेनिटी, अभी तो यहाँ नहीं है बट अगर यहाँ आ गया तो फिर ये बिज़नेस अफेक्ट हो जाएगी और शायद हमारा गोइंग कंसर्न भी उससे अफेक्ट हो। तो अगर आपको दिखता है आपके ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, अब ये तो मैंने एक कोविड का एग्जांपल दिया, आप ऐसे ही टेक्नोलॉजी को लेके देख सकते हो। कोई एक ऐसी कंपनी है जिसकी आप ऑडिट करने जा रहे हो, जिसको हर समय जो है एडवांस टेक्नोलॉजी होती है उसके साथ ही काम करना होता है, और आपको दिख रहा है ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं ना, आगे चांसेस है कि ये ऑब्सोलेट हो जाए, तो मतलब वहाँ पे आपको एक मटेरियल अनसर्टेनिटी दिख रही है। अब आप ये कब बोलोगे कि वो अनसर्टेनिटी मटेरियल अनसर्टेनिटी है? जब उसके अकर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो, और अगर वो अकर हो गई तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा। दैट इज़ फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अब 100 में से ना कल को 10 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, अफेक्ट तो पड़ेगा कंपनी को, बट क्या बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा कि कंपनी बंद ही हो जाए? नहीं, बट वहीं इन 10 के बजाय यहाँ से 50 एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाएँ, अब तो कंपनी को बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई है। सो अगर कोई ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल अफेक्ट ज़्यादा है और लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस भी है एक ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से, तो वो हम एज मटेरियल अनसर्टेनिटी डिटरमाइन करते हैं। और अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी दिख रही है तो उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देना है ऑफ द नेचर एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द अनसर्टेनिटी। In case of fair presentation financial reporting framework, the fair presentation of financial statement, or in case of compliance framework, the financial statements not to be misleading. अब हमने कल की क्लास में समझा था compliance framework क्या, बस सिंपली आप अपनी FRF से कंप्लाई करते हुए काम कर रहे हो।
आपकी एफआरएफ क्या बोलती है, ये हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि आपकी एफआरएफ बोलती है अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी दिख रही है ना तो बस उसके लिए एक डिस्क्लोजर प्रोवाइड करो दो, दैट्स इट। वहीं अब अगर ये फेयर प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आप यूज़ कर रहे हो ना तो आपको फेयर प्रेजेंटेशन करना है, जो क्या बोलता है कि हम एफआरएफ की रिक्वायरमेंट्स को तो कंप्लाई करेंगे बट साथ में कोई दो चीज़ें एक्नॉलेज करेंगे कि क्या इस डिस्क्लोजर के साथ कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है। दूसरा, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे क्या ऐसा कोई डिस्क्लोजर है जो एफआरएफ बोल रहा है देना चाहिए बट हमें नहीं देना है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट लागू होगा कि डिस्क्लोजर दो और साथ में कोई एडिशनल डिस्क्लोजर देना है तो वो भी दो। तो अगर मटेरियल अनसर्टेन तो हम उसे दो तरीक़ों से शो कर सकते हैं, एक फेयर प्रेजेंटेशन या तो दूसरा कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क का सिंपली मतलब है अपना ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, जो एफआरएफ ने बोल दिया वो करो और काम ख़त्म करो। और फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब फ्रेमवर्क एफआरएफ के हिसाब से तो काम करो बट साथ में ये भी मेक श्योर करो कि पता चल रहा है एफआरएफ कंप्लाई करते करते तुम गलत इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दे रहे हो या वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दे रहे हो जो एक्चुअली में उतनी एक्यूरेट नहीं है, तो उसे भी एक्नॉलेज करते चलो। एंड हियर वी आर डन विद गोइंग कंसर्न। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज की ऑडिट मैटर्स। एक कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट करने के लिए ऑडिटर को कम्युनिकेट करना चाहिए की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद SS 701। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़, अगर लिस्टेड एंटिटीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो रही है तो की ऑडिट मैटर्स आपको शो करना ही करना है। बट अगर आप दूसरी अनलिस्टेड कंपनीज़ की भी ऑडिट कर रहे हो तो हो सकता है उस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए आप रिक्वायर्ड बाय लॉ या रेगुलेशन हो और उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करो कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए की ऑडिट मैटर, तब भी आप कम्युनिकेट करोगे इन अकॉर्डेंस विद SS 701। और ये ऑब्वियस सी बात है, अगर लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए तो ये एकदम कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है, तो लॉ और रेगुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको अदर देन लिस्टेड कंपनीज़ के लिए बोलेगा कि इसके लिए भी आप कम्युनिकेट करो। फॉर एग्जांपल ऐसी एंटिटीज़ जो एज़ पर लॉ कैरेक्टराइज्ड हैं, कैटेगराइज्ड हैं एज पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़, हो सकता है पूरी तरह से पब्लिक इंटरेस्ट की ना हो बट सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट हो, तो ऐसी एंटिटी के लिए भी आपको कम्युनिकेट करना है की ऑडिट मैटर्स। क्यों? क्योंकि उनके पास लार्ज नंबर ऑफ वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं कंसिडरिंग द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। अब ये सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या एग्जांपल हो सकता है? बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। अदर इंफॉर्मेशन, अगर एज पर SS 720 कोई भी अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और एप्लीकेबल है उस सिचुएशन में तो वो भी रिपीट करो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट में ना एक सेक्शन होना चाहिए विथ हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर ऑफ मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि ये हम चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की, प्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। अब आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में क्या क्या चीज़ें समझाओगे? ये दो चीज़ें, पहली तो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF और ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स बना के चलना जिसके बेसिस पे जो भी प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो फ्री हो फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये एक मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है। फिर अब प्रेजेंट और प्रिपेयर मैनेजमेंट कर रही है तो ये भी मैनेजमेंट ही असेस करेगी कि एंटिटी की क्या एबिलिटी है टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। फिर उसके बेसिस पे क्या गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज़ करना चाहिए प्रिपरेशन के लिए और उसके रिगार्डिंग क्या डिस्क्लोजर्स देने ज़रूरी है। लाइक गोइंग कंसर्न अभी तो अप्रोप्रिएट है बट एक मटेरियल अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट कर रही है तो वहाँ पर डिस्क्लोजर दोगे, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेजमेंट की है। अब ये जो 2 पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से लिखे हैं उन्हीं को यहाँ पे पैराग्राफ में लिख दिया है, जस्ट रेड वंस, उसमें कुछ भी नया चीज़ नहीं है। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिगार्डिंग कौन सा ऐसे बात करता है, तो ऐसे 200 explains premise relating to responsibilities of management and where appropriate TCWG on which an audit in accordance with SS is conducted। तो जहाँ मैनेजमेंट या वेयर अप्रोप्रिएट TCWG एक्सेप्ट करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहीं उन्हें ये भी एक्सेप्ट करनी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सच इंटरनल कंट्रोल्स जो ज़रूरी है टू एनेबल द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन ऑल्सो, सो दैट वो प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन फ्री हो फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर।
जो डिस्क्रिप्शन हमारी ऑडिट रिपोर्ट में होता है ऑफ मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इंक्लूड करता है रेफरेंस टू बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द यूज़र द प्रीमाइस ऑन विच एन ऑडिट इज़ कंडक्टेड। और इसीलिए जब ऑडिट एंगेजमेंट आप साइन कर रहे होते हो तो आप एग्री करते हो अबाउट सम टर्म्स एंड एग्रीमेंट, जिसमें ये पर्टिकुलरली ये क्लासीफाई होता है, ये डिफाइन होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है। ऐसे 210 requires the auditor to agree management's responsibility in an engagement letter or other suitable form of written agreement. That is, ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर को एग्री करना पड़ता है विथ मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ, ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पूरी मैनेजमेंट की है, एंड यू आर ओके विद दैट। ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अब ऑडिटर से भी पहले ना कुछ कंपनीज में जहाँ पे TCWG और मैनेजमेंट अलग अलग होती है, वहाँ पे मैनेजमेंट के काम को TCWG भी चेक करती है। तो अगर ऐसी किसी एंटिटी की ऑडिट हो रही है जहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल है फॉर सच ओवरसाइट और वो अलग है मैनेजमेंट से, तो हम ऑडिट रिपोर्ट में एक और सेक्शन इंक्लूड करेंगे जो आइडेंटिफाई करेगा उन लोगों को जो रिस्पॉन्सिबल होंगे इस ओवरसाइट के लिए अंडर द हेडिंग TCWG or such terms that is appropriate in the context of the legal framework applicable to the entity. Let's understand this with more clarity with the help of this example. Diamond Shine Limited is a company engaged in the manufacture of detergent. Meshes Bright and Associates are the stat auditor of Diamond Shine Limited. Explain how the paragraph related to management's responsibility will come in the auditor's report. So as we know, we start first with heading. Management's responsibility for the stand-alone financial statements, in which first we will describe कि ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिपेयर करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 134 सब सेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो प्रेजेंट करेगी ट्रू और फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कैश फ्लोज, और ये सारी प्रेजेंटेशन होगी इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया, including accounting standards specified under the section 133 of the act, जो include करती है responsibility for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the act for safeguarding of the assets of the company and for preventing and detecting frauds and other irregularities, selection and application of appropriate accounting policies, making judgments, estimates that are reasonable and prudent, and designed, implement, and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively to ensuring the accuracy and completeness of the accounting records relevant to the preparation and presentation of the financial statements. That is, मैनेजमेंट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसे जो भी डॉक्यूमेंट्स वो यूज़ कर रहे हैं उन सब के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करके रखना होगा विद द एंटिटी। अभी जब आप लॉ पढ़ रहे होगे या जो पढ़ चुके हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको 7 साल तक रखने होते हैं, कुछ 8 साल तक, कुछ कंपनी की लाइफ टाइम तक। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। अब आपने कोई एसेट परचेज़ की, उसकी बिल आपके पास है, तो कल को अगर आपके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाए कि ये चोरी की है या फिर ये आपकी नहीं है, आप ये डॉक्यूमेंट शो करके अपने एसेट को सेफगार्ड कर सकते हो। किसी भी तरह का फ्रॉड होता दिख रहा है तो उसे प्रिवेंट और डिटेक्ट कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, या कोई भी दूसरी इरेगुलरिटीज़ हो जो फर्दर हेल्प करेगी सिलेक्शन एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में, जजमेंट्स करने में, एस्टिमेट्स बनाने में जो कि रिजनेबल हो और प्रूडेंट हो, एंड ऑल्सो एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल डिज़ाइन इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना ताकि वो ऑपरेटिंग करे इफेक्टिवली। ये भी मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज ये सब करने से एट लास्ट हम जो प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो ट्रू और फेयर पिक्चर प्रोवाइड कराती है जो कि फ्री होती है फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। और इसी के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त मैनेजमेंट को ये भी चेक करना होता है, ये भी असेस करना होता है कि क्या कंपनी की एबिलिटी है टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, और अगर उससे रिलेटेड कोई मैटर्स हैं जो भी एप्लीकेबल हो तो वो डिस्क्लोज़ करो, और ये डिस्क्लोज़ करो या ये सर्टिफाई करो कि आप गोइंग कंसर्न बेसिस को सिर्फ तभी यूज़ कर रहे हो जब तक मैनेजमेंट ये इंटेंड नहीं करती कि वो लिक्विडेट होना चाहती है या वो ऑपरेशन सीज कर देगी या उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा है। दैट इज़ जब तक मैनेजमेंट ये नहीं बोल देती ना कि नहीं हमको तो बंद करना ही पड़ेगा काम, तब तक आप ये नहीं मानोगे।
Those board of directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process. अब तुम्हारी फाइनेंस टीम ने तुम्हें एक रिपोर्ट बना के दे दी, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके दे दी, क्या डायरेक्ट ले जाके उसे ऑडिटर को दे दोगे? नहीं, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो पहले चेक करेंगे, ओवरसी करते हैं वो कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को कि क्या ये सही है। अब बताओ, कंपनी के लोगों को ही लग रहा है कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है, ये सही नहीं है, तो क्या इसमें ऑडिटर एक अच्छा रिव्यू दे पाएगा? तो ये सब अभी हमने जो भी पढ़ा ये है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ लेट अस स्टडी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमें स्टार्ट करना है विद द हेडिंग ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ हम बताएंगे कि ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव क्या होती है, जो हमने ऐसे 200 में पढ़ा है। और वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक ऑडिटर को ऑब्टेन करना है रीजनेबल अश्योरेंस कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज अ होल फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। और जैसा कि आप यहाँ पे रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करते हो, तो अब आप सेकंड पॉइंट में ये बताओगे कि ये जो रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस है ये हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है, बट गारंटी नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है, बट हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है। देन अगर कोई भी मिसस्टेटमेंट है तो वो अराइज हो सकती है फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर, या फ्रॉड और एरर दोनों या कुछ एक। सो ऑब्जेक्टिव्स में वही लिखा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें ऑब्टेन करना है रीजनेबल अश्योरेंस और फिर उसके बेसिस पे इशू करनी है ऑडिटर्स की रिपोर्ट। देन वी हैव टू डिफाइन कि जो रीजनेबल अश्योरेंस है वो हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है बट गारंटी नहीं है। एक ऐसे सिर्फ तभी मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट कर सकता है जब वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता हो। अगर कोई मटेरियल सर्टेनिटी है कि अनसर्टेनिटी है कि आगे जाके कोई मिसस्टेटमेंट हो सकती है, तो उसे आज ऐसे नहीं डिटरमाइन कर सकती है या आज वो उसे डिटेक्ट नहीं कर सकती है। इसलिए हम हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस तो प्रोवाइड कराते हैं कि एटलीस्ट आज की डेट में अभी कोई यहाँ पे इस इशू नहीं है, बट आगे जाके हो सकता है, इसलिए हम कोई गारंटी भी नहीं दे रहे हैं। और जो मिसस्टेटमेंट है वो फ्रॉड या एरर या दोनों की वजह से अराइज हो सकता है, जहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये डिस्क्राइब करना है कि वो मिसस्टेटमेंट हम मटेरियल मानेंगे अगर इंडिविजुअली या एग्रीगेट में वो रिजनेबली एक्सपेक्ट किया जा सकता है टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और हम प्रोवाइड कर देंगे डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियलिटी इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। दैट इज़ इस पॉइंट में हमें ये बताना है कि मटेरियलिटी हो सकती है, और अगर मटेरियलिटी है तो क्यों है, या तो वो इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट कर रही है यूज़र के, या तो एज पर FRF वो मटेरियल है जो भी इशू वहाँ पे हो रहा है। ये तो बेसिक चीज़ है जो आपको बतानी ही है। इसके अलावा साथ में फर्दर ऑडिटर रिपोर्ट में जो हेडिंग होगी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंडर और भी कुछ फर्दर चीज़ें हमें शो करनी है, जिसमें हम ये बताएंगे कि ऑडिटर एक्सरसाइज कर रहा है अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को और मेंटेन करके रख रहा है अपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को। प्रोफेशनल जजमेंट मतलब अपनी ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे रह के उसकी तरह काम करना, इन सबको कंसीडर करते हुए काम करना, और इन सबको कंसीडर करते हुए एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करते हुए काम करना। तो वहीं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब ये पूरे काम परफॉर्म करते वक्त अलर्ट रहना, सो दैट किसी भी तरह की मिसस्टेटमेंट मिस ना हो जाए। फिर ना एक ऑडिट को डिस्क्राइब करोगे बाय स्टेटिंग ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर। अब एक ऑडिट को लेगी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। सबसे पहला तो आप आइडेंटिफाई और असेस करो कि क्या कोई रोमम है। अब ये आइडेंटिफाई और असेस कैसे करोगे, इसके लिए पहले हम ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फिर हम ये भी इवेल्युएट करते हैं कि इस ऑडिट में यूज़ हो रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ की गई है क्या वो अप्रोप्रिएट है। अब अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है या नहीं का क्या मतलब है। अगर गोइंग कंसर्न ऑफ अकाउंटिंग यूज़ हो रही है तो अब ऐसे केस में हम ये कंक्लूड करेंगे कि मैनेजमेंट का यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है या नहीं। बिकॉज अगर गोइंग कंसर्न है तो अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई होती है, और अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई होती है। एंड एट लास्ट आफ्टर ऑल दिस टू इवेल्युएट दैट ओवरऑल प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या रोमम होने की चांसेस है, आइडेंटिफाई और असेस करेंगे, और ये करने से हमें अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इंटरनल कंट्रोल की। फिर हम ये इवेल्युएट करेंगे कि क्या जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज़ की गई है वो अप्रोप्रिएट है। ये कंक्लूड करेंगे कि मैनेजमेंट का जो यूज़ है ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। एंड एट लास्ट इवेल्युएट करेंगे, चेक करेंगे ओवरऑल प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर दिस पॉइंट। देन अगर जो ऑडिट हुई है वो ग्रुप ऑडिट है तो ऐसे केस में ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्रुप ऑडिट।
अब ग्रुप ऑडिट है, 4 सीए मिल के काम कर रहे हैं, तो हर सीए का अपना कुछ पर्टिकुलर काम होगा, तो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बताओ। तो अभी यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि हमें इन अकॉर्डेंस विद ऐसे ये बताना है कि एक ऑडिटर एक्सरसाइज करते चल रहा है अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को और मेंटेन कर रहा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को थ्रू आउट द ऑडिट। फिर हम डिस्क्राइब करते हैं ऑडिट को बाय स्टेटिंग दैट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर, सबसे पहला टू आइडेंटिफाई एंड असेस रोमम, और ये आइडेंटिफाई और असेस करके हम क्या करते हैं, डिज़ाइन और परफॉर्म करते हैं हमारी ऑडिट प्रोसीजर्स इन रिस्पॉन्स टू दोज रिस्क जो आपने आइडेंटिफाई करी। फिर जिसके बेसिस पे हम ऑब्टेन करते हैं ऑडिट एविडेंस जो सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट हो सो दैट आप उस पर अपनी ओपिनियन ड्रॉ कर पाओ। और जो एक रिस्क होता है ना कि हो सकता है आप ना डिटेक्ट कर पाओ किसी मटेरियल में स्टेटमेंट को, तो वो फ्रॉड के केस में हाइयर होता है रेदर देन वन रिजल्टिंग फ्रॉम एरर। क्यों? एरर में गलती से कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ इशू हुई है, वो फिर भी पकड़ा जाएगी। फ्रॉड में बहुत सोच समझ के किया गया है। अब मान लो किसी ने अपनी कंपनी में चुरा के एक एसेट ला के रख दिया, आपको पता करना है कि ये चोरी का एसेट है या उसका खुद का है। अब ये सोच समझ के की गई चीज़ है, हो सकता है इसके अगेंस्ट ये फेक बिल भी ला के रख दे टू प्रूव दैट कि नहीं ये तो हमने परचेज़ किया है। अब उस परचेज़ में ये जो थर्ड पार्टी शो करेगा, जो सप्लायर शो करेगा, हो सकता है उसे भी ये कुछ थोड़े बहुत पैसे खिला दे कि आप भी झूठ बोल देना अगर आपसे कंफर्मेशन लेने आए तो। इसलिए फ्रॉड के केस में रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल में स्टेटमेंट कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, एज फ्रॉड में इन्वॉल्व कॉल्यूजन, फॉर्जरी, इंटरनेशनल ओमिशंस, मिसरिप्रेजेंटेशंस और द ओवरराइड ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या रोमम है, आइडेंटिफाई और असेस करते हैं रोमम को। फिर हम चेक करते हैं इंटरनल कंट्रोल। अब इन दोनों के बेसिस पे हम डिज़ाइन करते हैं हमारी ऑडिट प्रोसीजर्स जिससे हम ऑब्टेन करते हैं ऑडिट एविडेंस, और अगर वो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट हो तो हम उस पर फिर ड्रॉ करते हैं एक ऑडिट ओपिनियन। अब आपने रोमम भी एसेस कर लिया, आपने इंटरनल कंट्रोल भी इवेल्यूएट कर ली, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली। अब ये इवेल्यूएट करो कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ की जा रही है क्या वो अप्रोप्रिएट है, जो भी अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं क्या वो रिजनेबल है। फिर इस चीज़ पे कंक्लूजन ड्रॉ करो कि जो मैनेजमेंट यूज़ कर रही है गोइंग कंसर्न बेसिस वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, बेस्ड ऑन द जो भी ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन किए हैं, और क्या वहाँ पे कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटेड टू दोस इवेंट्स और कंडीशंस जो कास्ट करे सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की गई है इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ, तो अब ये इवेल्यूएट करो कि क्या ओवरऑल प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर और कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं, इंक्लूडिंग जो भी डिस्क्लोजर्स देनी चाहिए थी वो दी गई है या नहीं, और उसमें जितनी भी तरह की ट्रांजैक्शन इवेंट्स दिखाई गई है वो फेयर प्रेजेंटेशन दिखाई की तरीके से दिखाई गई है या नहीं। दैट इज़ इन शॉर्ट एफआरएफ से अच्छी तरीके से कंप्लाई किया है या नहीं ये चेक करना होता है। व्हेन ऐसे 600 अप्लाइज, हमें फर्दर डिस्क्राइब करना होता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट। देयर इज़ ऐसे 600 गाइड करता है ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट को। ऑब्वियसली बात है, जब 4 लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन होगा, हर एक के पास कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हो सकता है कोई पूरा एसेट कॉलम चेक कर रहा है, कोई पूरा लाइबिलिटी चेक कर रहा है, तो कोई बैठ के पीएनएल को चेक कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम ये बताते हैं कि किसके पास क्या काम है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक कंपनी की 10 ब्रांच है तो कौन सा ऑडिटर कितनी नंबर ऑफ डिविजन्स, ब्रांचेस, सब्सिडियरीज या अदर कंपोनेंट्स की ऑडिट कर रहा है। तो देखो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने स्टार्ट कहाँ से की, हम ऑडिट कराते क्यों हैं, क्योंकि हमें अश्योरेंस चाहिए। तो सबसे पहले हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया विथ कि हम ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले ये बताएंगे कि ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑब्जेक्टिव में एज हम रिजनेबल अश्योरेंस लेते हैं तो वो हाई लेवल होती है बट गारंटी नहीं होती। फिर जो मिस स्टेटमेंट है वो फ्रॉड की वजह से भी अराइज हो सकती है और एरर की वजह से। इसके बाद हमने बताया कि ये जो ऑडिट है ये कंडक्ट करते वक्त ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करता है। बाकी फिर हमने एक बार शॉर्ट में प्रोसीजर्स बता दी कि ऑडिट करने के लिए हम करते क्या है। रोम हम चेक करते हैं, एविडेंस इकट्ठे करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज चेक करते हैं, गोइंग कंसर्न बेसिस चेक करते हैं, ठीक से प्रेजेंट हुई है या नहीं ये चेक करते हैं। और बस इसके बाद वाला जो पॉइंट है ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट का, वो तो सिर्फ तभी लागू होगा ना जब ग्रुप ऑडिट हो रही हो। अब ये आपने रिपोर्ट चेक कर ली, अब जो आपको मिल रहा है ना आप वो कम्युनिकेट भी तो करोगे। तो अब हम थर्ड बताने वाले हैं ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑल्सो शेल स्टेट
कि जो ऑडिटर है वो कम्युनिकेट कर रहा है विद TCWG रिगार्डिंग अमॉन्ग अदर मैटर्स कि क्या प्लान, स्कोप, टाइमिंग है ऑडिट की, क्या सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स मिली है, अगर किसी भी तरह की सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज देखने को मिली है इंटरनल कंट्रोल में, हर एक चीज़ ऑडिटर कम्युनिकेट कर रहा है विथ TCWG। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बताएंगे। और अगर किसी लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट हो रही है तो क्या ये स्टेट करो कि क्या ऑडिटर प्रोवाइड कर रहा है TCWG को एक स्टेटमेंट के साथ, और उस स्टेटमेंट में ये लिखा होगा कि ऑडिटर कंप्लाई कर रहा है हर एक रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, और उसे कम्युनिकेट कर रहा है विद देम अगर किसी भी तरह का रिलेशनशिप या कोई अदर मैटर एग्जिस्ट करता है जो रिजनेबली ऑडिटर की इंडिपेंडेंस या ऑडिटर की सेफगार्ड पे अफेक्ट कर सकता है। एंड एट लास्ट, अगर किसी भी तरह की ऑडिट मैटर्स देखे गए हैं लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट करते वक्त तो वो कम्युनिकेट किया जा रहा है इन अकॉर्डेंस विद SS 701 विथ TCWG। और ये तब कम्युनिकेट किया जा रहा है जब ऑडिटर डिटरमाइन कर रहा है कि ये जो भी मैटर्स है ये मोस्ट सिग्निफिकेंस मैटर है इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जस्ट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इसलिए इसे हम बोलते हैं की ऑडिट मैटर्स। और इसे ऑडिटर डिस्क्राइब करता है ऑडिटर की रिपोर्ट में अनलेस लॉ या रेगुलेशन इसे प्रिक्लूड कर दे पब्लिक डिस्क्लोजर से। प्रिक्लूड कर दे मतलब ऐसी कोई आपको फाइंडिंग मिली है जो कि सिग्निफिकेंट तो है बट आपकी लॉ और रेगुलेशन बोलती है कि नहीं इस चीज़ को आप डिस्क्लोज मत करो पब्लिक के सामने, तो आप पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो बट आप TCWG से तो कम्युनिकेट कर रहे हो इस बारे में कि हमें ये सिग्निफिकेंट मैटर देखने को मिला है। एंड हियर वी आर डन विद ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। Our next point is location of the description of the auditor's responsibility for audit of financial statement. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्क्रिप्शन विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट में होगा, और फिर अगर वो अपेंडिक्स ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट में है तो ऐसे केस में आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इस अपेंडिक्स का रेफरेंस दोगे। दैट इज़ जब आप अभी मॉड्यूल ही ले लो, अपनी मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है ना रिफर पेज नंबर दिस पॉइंट दिस क्या पैराग्राफ दिस और पॉइंट दिस, इस तरीके से अगर आपने अपेंडिक्स में शो किया है तो अब आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इस अपेंडिक्स को लेके रिफ़र करोगे कि इस अपेंडिक्स का ये पेज नंबर ये पॉइंट जाके पढ़ो। और अगर आपकी वेबसाइट में है ये डिस्क्रिप्शन तो एक स्पेसिफिक रेफरेंस विद इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द लोकेशन ऑफ सच अ डिस्क्रिप्शन ऑन अ वेबसाइट ऑफ एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी वेयर लॉ रेगुलेशन और नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सप्रेसली परमिट द ऑडिटर टू डू सो। अगर आपका लॉ रेगुलेशन आपको परमिट करता है तो आप स्पेसिफिक रेफरेंस दे सकते हो किसी ऐसी वेबसाइट का जहाँ पे ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी गिवन है। देन अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर ऑडिटर एड्रेस करता है ना कि उसकी कुछ अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ऑडिटर रिपोर्ट में जो है इन एडिशन विथ वो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एज़ पर ऐसे आपको फॉलो करनी थी, तो फिर ऐसी रिपोर्टिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप एड्रेस करोगे एक सेपरेट सेक्शन में। अभी हमने ऊपर पढ़ा तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बताई, बट कभी हो सकता है ना कि कोई एक पर्टिकुलर लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो जो आपको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट शो करने बोले, तो इसे फिर हम अलग से एक सेपरेट सेक्शन में अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंडर शो करते हैं। और ये हम सेपरेट सेक्शन में तब शो करेंगे अगर ये ऑलरेडी कहीं पे रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में एड्रेस ना किया गया हो सेम टॉपिक को जो प्रेजेंट की गई है अंडर द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिक्वायर्ड बाय एसएस। और अगर ऐसा है तो फिर हम उसी सेम सेक्शन में जाके आगे फर्दर कुछ एक्सप्लेनेशन दे देंगे। और अगर किसी एक सेम चीज़ को ही लेके, जैसा कि कहा था ना कि अगर एकदम सेम टॉपिक है और वो ऑलरेडी इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्लूडेड है तो वहीं पे हम फर्दर कुछ पॉइंट्स ऐड करके अपनी अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता देंगे। तो अगर आपने ये चीज़ की है देन ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल क्लियरली डिफरेंशिएट द अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द रिपोर्टिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द एसेस। और अगर किसी सेपरेट सेक्शन में आपने कुछ पॉइंट्स शो किए हैं तो ऐसे केस में आप वहाँ पे हेडिंग दोगे रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड इफ़ इट इज़ बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट देन पहले हेडिंग दोगे रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद सब हेडिंग द रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। एंड आफ्टर ऑल दिस ऑडिटर रिपोर्ट में साइन किया जाएगा, और ये साइन कौन करता है? जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है वो अपने पर्सनल नेम पे साइन करता है ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। दैट इज़ अगर कोई इंडिविजुअल ऑडिटर है तो वो अपना नाम लिख के साइन कर देगा, और अगर वो कोई फर्म के द्वारा अपॉइंट किया गया है, किसी फर्म का मेंबर है,
तो ऐसे केस में वो अपने पर्सनल नाम के साथ वहाँ पे ऑडिट फर्म का नाम भी शो करेगा और फिर साइन करेगा। और जो मेंबर साइन कर रहा है रिपोर्ट, उसका मेंबरशिप नंबर भी वहाँ पे लिखा होगा। और अगर कोई फर्म ऑडिट कर रही है तो उस फर्म का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में शो करते हैं। प्लेस ऑफ सिग्नेचर, कौन सी सिटी में ये ऑडिट रिपोर्ट साइन की गई है। डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये ऑलरेडी हमने पहले के चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया ही है। एक ऑडिटर रिपोर्ट कभी भी अर्लियर देन द डेट ऑन विच द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन SAAE नहीं हो सकती। दैट इज़, मान लो आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू की है 30 सितंबर को, तो ऑडिट रिपोर्ट इशू कैसे की है, इससे पहले कभी एविडेंस इकट्ठे किए होंगे तब ना। अब आपको ये एविडेंस शो कर रहे हो, जो आप बता रहे हो आपको 10 अक्टूबर को मिली है, लेकिन रिपोर्ट तो आपने 30 को इशू कर दी, आप ये दिखा रहे हो। क्या ये हो सकता है? नहीं। सो द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी डेटेड नो अर्लियर देन द डेट ऑन विच द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन SAAE ऑन विच टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन, इंक्लूडिंग एविडेंस दैट, जो भी स्टेटमेंट है जो कंप्राइज करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इंक्लूडिंग उससे रिलेटेड जो भी रिलेटेड नोट्स हैं वो प्रिपेयर किए गए हैं, और जो रिकॉग्नाइज अथॉरिटी है जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल की है। अब ये ऑडिटर रिपोर्ट में डेट लिखने से क्या होता है, तो जो यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना, उनको ये पता चल जाता है कि इस ऑडिट रिपोर्ट में उस हर एक इवेंट ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन है, उन हर एक इवेंट ट्रांजैक्शन को कंसिडर करते हुए बनाया गया है जो उस पर्टिकुलर डेट तक अकर हुई है। अगर उस डेट के बाद कोई फ्रॉड हुआ है या एरर हुआ है ना, तो वो हमें नहीं पता चलेगा ये रिपोर्ट देख के। द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इज एड्रेस्ड इन SA 560, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यूडीन, अब ये होता क्या है, ये एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अगर एक CA 1000 डॉक्यूमेंट बना रहा है ना, तो उसे हर एक डॉक्यूमेंट के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाना होगा। बनाना क्या होगा, इसकी एक वेबसाइट है, वहाँ से जनरेट करना होगा। अब ये किया क्यों गया है, ये ना नोटिस किया जा रहा था कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स जो है ना वो अटेस्ट किए जा रहे हैं किसी थर्ड पर्सन से, जो झूठ बोलता है कि मैं एक CA मेंबर हूँ, जो एक्चुअली में CA नहीं है, या किसी एक CA के नाम पे उसकी झूठी साइन फॉर्ज करके झूठी ऑडिट की जा रही थी। ऐसे बहुत से केसेस ICI की नज़र में आए हैं। तो इन सब मेल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी है ICI की, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया एक फेज्ड मैनर एज इनोवेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ UDIN, यूनिक डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो मैंडेटरी कर दिए गए विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Feb 2019 एज पर द काउंसिल डिसीजन टेकन एट इट्स 379th मीटिंग हेल्ड ऑन 17th एंड 18th December 2018। अब ये जो नंबर्स है ना, 1 Feb 2019, 17, 18 December, 379th मीटिंग, इनको अच्छी तरीके से याद कर लो, ये MCQ में आ सकता है। सो 1 Feb 2019 के बाद से जो भी रिपोर्ट इशू हुई है उसमें आपको यूडिन नंबर देखने को मिलेगा। अब ये हर कोई जनरेट नहीं कर सकता। जो CAs है ना, जिनके पास फुल टाइम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, सिर्फ वही रजिस्टर कर सकते हैं यूडिन पोर्टल में और जनरेट कर सकते हैं यूडिन बाय रजिस्टरिंग द सर्टिफिकेट्स अटेस्टेड और सर्टिफाइड विद दैम। अकॉर्डिंगली एक ऑडिटर रिक्वायर्ड होता है टू मेंशन द यूडिन विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑडिट रिपोर्ट। अगर 1000 ऑडिट रिपोर्ट बनी है तो 1000 यूडिन जनरेट होंगे, जो कि ऑडिटर साइन भी करेगा अलॉन्ग विथ उसका मेंबरशिप नंबर। नीचे इलस्ट्रेशन में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। पहले आपने फर्म का नाम शो किया, फिर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिखा, फिर फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, वहाँ पे साइन किया, और साइन के जस्ट नीचे में आपका नाम, जो मेंबर साइन कर रहा है, डेसिग्नेशन, उसका मेंबरशिप नंबर, और डॉक्यूमेंट का यूडिन नंबर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, डेट। एंड हियर वी आर डन विद द हेडिंग्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्या क्या हेडिंग इंक्लूड होती है, हमारी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रेस्क्राइब बाय लॉ और रेगुलेशन। दैट इज़ अवर कॉन्सेप्ट नंबर 4। आज के लिए इतना ही। इन केस कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।